हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जिसका नाम है आकलन। आकलन से दोस्तों आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाना है। सभी एग्जाम्स की बात करें, नहीं सभी सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, तो आपके सभी सब्जेक्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यानी आपके पास जो है 5 सब्जेक्ट हैं, तो समझ लीजिए कम से कम 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं आकलन से। फिलहाल बात करेंगे इस पे, और सीडीपी में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आना ही है, जिस तरीके से हर एक सब्जेक्ट में आ सकता है। तो चलिए, ये जो आपका है टॉपिक, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है आते हैं। और ये क्वेश्चन जो है कि बार बार रिपीट होने वाले हैं, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, जिनको मैंने इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऐसे टॉपिक आपको डेली मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो आकलन से पूछा गया है। आकलन चूंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है बच्चे के विकास के लिए, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट दिया हुआ है कि बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पॉजिटिव क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्या चीज़ सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला आपका ऑप्शन है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है। क्या यह बात सही है? अगर आप निगेटिव और पॉजिटिव एडवर्ड्स भी पढ़े होंगे तो उसमें तुलना करना भी गलत होता है, पर यहाँ पर आकलन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना नहीं होता है। उसके बाद दिया है कि आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो चिंता और भय को उत्पन्न करना है। क्या हम भय उत्पन्न करते हैं, बच्चों का आकलन करते हैं तो उनके अंदर चिंता उत्पन्न करने का उद्देश्य होता है? बिल्कुल नहीं। दिया है कि आकलन जो है विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। क्या ये बात सही है? ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हर एक बच्चा अलग तरीके से अगर हम आकलन करेंगे तो सबके लिए, तो सभी का जो है रिजल्ट देखने को मिल जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक हम मानक जो है रूप से आकलन करेंगे तभी जो है कि सही होगा। तो विभिन्न साधनों का द्वारा हम उपयोग करके उनका आकलन कर सकते हैं। आकलन में बच्चों द्वारा स्व मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। एक ही आपका ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका पूछा गया है कि किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुकूल अपनाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चंस में, क्यों विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं? क्योंकि जो आकलन का तरीका है वो अलग अलग शिक्षार्थियों के ज़रूरत के अनुकूल क्या किया जाता है, अपनाता है। तो उस जो कक्षा होती है वो किस प्रकार की कक्षा कहलाती है? क्या व्यवहारवादी, शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित? देखिए, ना तो परीक्षा केंद्रित होती है, ना शिक्षक केंद्रित, ना ही व्यवहारवादी। वो कैसी होती है? कक्षा प्रगतिशील कक्षा होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, जो निगेटिव क्वेश्चंस हैं, नहीं वाले क्वेश्चंस हैं, उनको काफ़ी ध्यान से करना है आपको। मैं हर एक वीडियोज़ में बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपसे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो दिया है कि नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि आपको ये सोचना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है, ये आपको ढूंढना है। दिया है कि बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए। दिया है कि शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने के लिए। दिया है बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने के लिए। और दिया है कि बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए। अब देखिए, अब इन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हम इसको समझते हैं। तो दिया है कि बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ताकि उसके अनुसार हम उसके जो अधिगम है, विकास चल रहा है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकें, अगर उसकी जो है प्रगति किस तरीके से चल रही है। दूसरा दिया है कि अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने के लिए। तो वही चीज़ है कि इसीलिए करते हैं, स्तर का पता लगाने के बाद हम उसके शिक्षण अधिगम पर मनन करेंगे और उसमें संशोधन करने के लिए। उसके बाद दिया है कि बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने के लिए। क्या इसलिए उद्देश्य से मूल्यांकन किया जाता है? बिल्कुल नहीं। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। वहीं दिया है बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। आकलन इसी के लिए होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, और एक ऑप्शन को छोड़कर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था क्या उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड उसके लिए सही होता है, यानी गलत है ये ऑप्शन, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्लीज़, अगर समझ में आ रही हैं ये चीज़ें और आपको लग रहा है कि हाँ, ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आगे आंसर देखिए। क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और
आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुकूल अपनाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी किया है। तो प्रगतिशील कक्षा है, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन देखिए सेम अलग अलग जो है शिफ्ट में ये रिपीट हुआ है, क्योंकि मैंने अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चंस का पेपर लिया था, तो दोबारा से ये क्वेश्चंस आया है, तो इसलिए इसमें शामिल है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों कि अधिगम के लिए आकलन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। अधिगम के लिए आकलन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। पहला पॉइंट दिया है कि आकलन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति और अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। क्या यह बात सही है। अभी हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चंस में पढ़ा कि विभिन्न साधनों का उपयोग करना है, एक ही रणनीति से बच्चे का जो है प्रगति का और अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता नहीं किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि अधिगम में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो क्या करता है, अधिगम में जो बदलाव हो रहा है उसका अवलोकन करता है। दिया कि बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन दिया है नहीं पहचानता है। दूसरा है कि यह शिक्षकों को मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शंस आपके गलत हो गए, ऑप्शन नंबर छोड़कर सेकंड को, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है। कैसा कक्षा है, सामाजिक रचनात्मक। पहला दिया है मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर और तनाव पैदा करना चाहिए, वह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। डर, तनाव, प्रतिस्पर्धा, ये सभी के सभी जो है निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ये चीज़ें गलत हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे कि पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होने चाहिए। बिल्कुल शामिल होने चाहिए, बिल्कुल सही है। दिया है कि मूल्यांकन बच्चों के जानकारी के प्रस्मरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। पता करने के लिए किया जाता है, उनका अवलोकन किया जाता है। मूल्यांकन को केवल बच्ची क्या नहीं जानती है पर केंद्रित होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या जानती है, क्या नहीं जानती है, पूरा संपूर्ण विकास का हम लेखा जोखा जो है आकलन के माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कथन और कारण वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कथन वाले कारण हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बन ही जाता है। अब देखिए कथन में क्या दिया गया है। कथन में आपका दिया गया है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। क्या लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए? नहीं, हमें विभिन्न साधनों का उपयोग करके जो है आकलन करना है। कारण क्या दिया है कि बच्चे रट कर स्मरण करने के द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। क्या यह बात सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है कि बच्चे रट कर जो है अच्छे से सीखते हैं। तो दोनों ही बातें गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित कक्ष में बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षक शिक्षण करते हैं। क्या निष्क्रिय रूप से सुनते हैं? नहीं, गलत है। दिया है कि संसाधन केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं। क्या संसाधन केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं? बिल्कुल नहीं। दिया है कि गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। तो बिल्कुल होता है कि जैसे जैसे गतिविधियां हम कराते हैं उनके अनुसार उनके जो बैठने की सुविधा व्यवस्था होती है वो बदलती रहती है। दिया है कि मूल्यांकन और अधिगम को अलग अलग प्रक्रिया माना जाता है। क्या बात सही है? गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा कि गतिविधि के अनुसार जो है बच्चे की जो बैठने की व्यवस्था होती है उसमें बदलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। दिया है गत्यात्मक आकलन क्या समझने में मदद करता है। दिया है कि बच्चे का बौद्धिक स्तर, समकक्षियों की तुलना में छात्रा का संबंधित पद। देखिए तुलना की बात की गई है, गलत। बौद्धिक स्तर केवल हम नहीं पता करते हैं, गलत है। बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, हाँ ये सही है। और कि बच्चे सामान्य विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं, ये चीज़ गलत है। वो हर जगह पे पढ़ने के बच्चा लायक है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चे की जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं गत्यात्मक आकलन से जो है ये चीज़ समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। दिया है कि आकलन का उद्देश्य जो है कि क्या होना चाहिए।
क्या छात्रों में भय और तनाव पैदा करना होना चाहिए? साफ साफ गलत हो जाएगा। असुरक्षा और हीनता की भाव पैदा करना चाहिए? गलत हो जाएगा। क्या बच्चों के बीच में तुलना करना चाहिए? बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सहायता करना है? बिल्कुल है। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि आकलन से आने वाले क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। इतना क्वेश्चंस करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। तो दोस्तों ये थे आकलन से आए हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिसको मैंने इसमें शामिल किया था। ये टॉप 10 क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन हैं और इससे आपका बाहर जो है आकलन से क्वेश्चन आने की संभावनाएं नहीं है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरीके की और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो मिलेंगे एक अगले टॉपिक में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।